आज की इस क्लास में हम लोग बायोट एंड सेवार्ट लॉ की चर्चा करेंगे। बायोट और सेवार्ट लॉ का इस्तेमाल हम लोग गिवन करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले हम लोगों ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को यह पता चला कि करेंट्स आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मूविंग चार्जेस आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट और मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। अब हम लोग उस करंट एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसे मेजर करेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ये पता चला ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। अब उस करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हम लोग सीखेंगे बायोट एंड सेवार्ट से, बायोट एंड सेवार्ट इक्वेशन से। तो बायोट एंड सेवार्ट ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर हम लोगों को एक इक्वेशन दिए हैं और उसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग गिवन करंट कैरिंग एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं Mn। ये करंट कैरिंग वायर है, ये हम लोग यहाँ करंट आई दिखा दी है। अब यहाँ पर ये जो करंट है इसी के पास एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा वायर का लेंथ ले लेते हैं जिसकी लंबाई dl है। अब I और dl साथ में है तो इसे हम लोग बोलेंगे IDL, करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर, जो कि इससे R लेंथ पर है, मतलब R इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P। R जो है वेक्टर डिस्टेंस है IDL और पॉइंट P पर, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो बायोट एंड सेवार्ट ने हम लोगों को ये बताया कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवार्ट इक्वेशन या लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current element IDL at point P is dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। यही इक्वेशन है। आप लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि dB जो है वो प्रोपोर्शनल टू IDL का है ना। dB जो है वो प्रोपोर्शनल टू IDL का है, या IDL sin थीटा अलग से कर सकते हैं, IDL या एक साथ कर देते हैं ऐसे कि dB जो है वो प्रोपोर्शनल टू है IDL sin थीटा का, प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। तो इक्वेशन आपका dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर। यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा आपका एंगल है IDL और R के बीच। R क्या है, तो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, R है लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम IDL से पॉइंट P। R को आप वेक्टर डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में पहले बढ़िया से लिख लीजिए। अब इसके आगे आपको मैं दिखाता हूं बायोट सेवार्ट लॉ। आपका सिर्फ इतना ही है बायोट सेवार्ट का इक्वेशन, ठीक है। अब कुछ खास बातों को हम लोग यहां पर नोट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर नोट 1 में कि ये जो फॉर्मूला है ना dB, ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। लॉन्ग वायर के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां लिख देते हैं कि बायोट सेवार्ट इक्वेशन इज applicable for
स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। यदि आपके पास लंबा वायर है तो फॉर लॉन्ग वायर हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो अंडर प्रॉपर लिमिट बिल्कुल म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपका थीटा वेरिएबल है, dl भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, तो सारे वेरिएबल्स को आपको थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी तरह से आप अगला नोट 2 में देखिए, यहां पर ये जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 10 टू दी पावर माइनस 7। यूनिट निकालिए, dB क्या हो जाएगा, टेस्ला, ये हो जाएगा इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई से एम्पियर हो जाएगा करंट का, इनटू मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। इसका एक और यूनिट हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, आप आगे पढ़िएगा इसे। एक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है B डॉट ए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है E डॉट ए, तो फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है ना, वो होता है वेबर, वेबर WEBER वेबर, इसको शॉर्टकट में WB लिखते हैं। तो 1 वेबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 टेस्ला इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेस्ला को वेबर बाई मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो 10 टू दी पावर माइनस 7 वेबर पर मीटर पर एरिया। इसे आप याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का ये वाला वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नोट नंबर 3 में देखिए, मैं इसे मिटा देता हूं, आप लिख लेंगे। देखिए, एक्चुअली जो बायोट-सेवार्ट लॉ है, एक्चुअली बायोट-सेवार्ट लॉ जो है वो हम लोग लिखते हैं dB इक्वल टू म्यू के जगह म्यू नॉट नहीं, म्यू बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बायोट-सेवार्ट लॉ फॉर अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के लिए। ठीक है। तो म्यू को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे हैं म्यू तो हमने बताया ही नहीं म्यू क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। यहां पर एयर मीडियम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए जो म्यू आर का वैल्यू जो है वो 1 होता है। अब म्यू आर है क्या, म्यू है क्या, तो म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी। अब परमियाबिलिटी क्या चीज होता है, तो परमियाबिलिटी, परमिएबल का मतलब क्या होता है, आर पर जाना, और बिलिटी मतलब एबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइंस, यदि किसी मटेरियल से मैग्नेटिक लाइंस पास होते हैं तो कितना मैग्नेटिक लाइंस पास होंगे वो उसका परमियाबिलिटी से मालूम चलेगा। जैसे कि आयरन को आप मैग्नेट के पास रखिए या मैग्नेट से रगड़िए, वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि उसका परमियाबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद यदि आप कुछ ऐसा एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम से उसको आप रगड़िए तो वो मैग्नेटाइज नहीं के बराबर होगा,
तो इसका मतलब होगा उसका परमियाबिलिटी कम है। तो परमियाबिलिटी का मतलब होता है इट मेजर्स, क्या मेजर्स, कि हाउ मेनी मैग्नेटिक लाइंस आर अलाउड टू पास थ्रू द मटेरियल से कितना लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है। रिलेटिव परमियाबिलिटी का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में जब उसे मेजर करते हैं तो उसे हम लोग रिलेटिव परमियाबिलिटी बोलते हैं। तो एयर के लिए रिलेटिव परमियाबिलिटी 1 हो गया। ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एयर मीडियम में, उसके लिए हमारा फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और हम लोग एयर मीडियम पर ही ध्यान रख करके पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे। ठीक है। ये नोट 3 में आप इसे लिख लेंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बोल दूं कि ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट, इसे हम लोग बोलते हैं प्योर परमियाबिलिटी, मतलब एब्सोल्यूट। इसका वैल्यू हम लोगों को पता होता है। म्यू आर का वैल्यू जो है वो आपका डिपेंड करता है वो किस तरह का मीडियम है, लेकिन म्यू नॉट जो है वो प्योर कांस्टेंट है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्योर या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग परमिटिविटी पढ़े हैं, अभी हम लोग हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। परमिटिविटी और परमियाबिलिटी दोनों अलग है। परमिया मतलब अलाउ करना, तो परमियाबिलिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास टू अलाउ द मैग्नेटिक लाइंस थ्रू इट। अपने से कितना मैग्नेटिक लाइंस को पास होने देगा, उससे उसका परमियाबिलिटी मेजर होता है। परमियाबिलिटी ज्यादा है मतलब जल्दी मैग्नेटाइज होगा, परमियाबिलिटी कम है मतलब कम मैग्नेटाइज होगा या नहीं मैग्नेटाइज होगा या लेट से मैग्नेटाइज होगा। चलिए अब नोट नंबर 4 देखिए। नोट नंबर 4 में मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं, ब्लू पेन का इस्तेमाल करता हूं। नोट 4 में बायोट सेवार्ट को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बायोट सेवार्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, है ना? कि जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा फील्ड वो है dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई डी एल एलिमेंट जो कि r डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल r से बना रहा है, dv फील्ड बनाएगा पॉइंट P पर। इसे वेक्टर में हम लोग कैसे लिखेंगे? ये थीटा क्या है पहले आप ये बताओ। थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन करेंट एलिमेंट आईडीएल और आर पर। जैसे कि ये हम लोग यहाँ पर आईडीएल मान लिए, है ना? ये पॉइंट P हो गया, ये एंगल थीटा है, ये आपका आर है। तो इसे वेक्टर में लिखने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं आईडीएल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये वाला आर मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में आर का क्यूब कर देंगे। ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रूल से साफ पता चलता है कि dB परपेंडिकुलर होगा किस पर? आइडियल पर। हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस वायर पर तो परपेंडिकुलर होते हैं, उसके बाद ये परपेंडिकुलर आर पर भी होगा जिस पर वो प्लेन है ना? ये वाला आर, ये लेंथ पर ही परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर आपके कॉपी पर भी होंगे, प्लेन पर भी होंगे। ठीक है। dV का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ dV। इसे भी आप लिख लीजिएगा। चलिए
नोट 4 के बाद हम लोग नोट 5 देखते हैं। नोट 5, अच्छा, बायोट सेवार्ट फिर से एक बार हल्का चर्चा कर लेते हैं। बायोट सेवार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होता है फॉर द गिवन स्मॉल करंट एलिमेंट। अरे भाई, तो करंट क्या है? मूविंग चार्जेस है, मतलब करंट के फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसे हम लोग मूविंग चार्जेस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नोट 5 में लिखिए बायोट सेवार्ट लॉ in terms of moving charges, in terms of moving charges के टर्म्स में। सबसे पहले आप बेसिक जो पढ़े हैं वो लिखिए। क्या है? dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है। करेंट को आप क्या बोलोगे बाबू? करेंट को बोलोगे dq बाई dt, है ना। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, करेंट को आपने बोला dq बाई dt, ये dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। एक बार बताता चलूं कि ये वायर mn है, इसमें करंट I है, छोटा लेंथ dl है, करंट एलिमेंट हो गया idl। ये वाला पॉइंट P है जहां पर फील्ड निकालना है, डिस्टेंस R है, डिस्टेंस मतलब लाइन ज्वाइनिंग, नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल थीटा परपेंडिकुलर हो सकता है जब थीटा 90 हो। ठीक है। अब ये dq बाई dt जो है ये करंट है ना, ये dt को आप इसके साथ लिख दो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये dq, और ये जो dl बाई dt हम इसके साथ लिखे, dl बाई dt क्या होगा? आप बिल्कुल सही बोले, वेलोसिटी होगा। किसका वेलोसिटी है? तो जो मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो dl बाई dt को हम लोग वेलोसिटी कर दिया। ये फॉर्मूला हो गया बायोट सेवार्ट का। ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज dq। यदि चार्ज रेस्ट में है तो फील्ड 0 है, नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। यदि चार्ज रेस्ट में है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है। ये भी मजेदार इक्वेशन है, इसे भी आप लिख लेंगे। इसे वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल, कैसे लिखिएगा? dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये dq तो स्केलर है ना, इसको तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन i और r, तो यहां हो जाएगा i की जगह dq बोलेंगे, एंगल बिटवीन dq एंड r। तो dq इज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसका ऑपोजिट जाएगा ना, तो वहां माइनस साइन मिलना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dq क्या लिखें? dq को dq लिख देते हैं, v क्रॉस r, ऊपर एक्स्ट्रा r गया है तो नीचे में rq हो गया। दिस इज द बायोट सेवार्ट लॉ। ठीक है। आप इसे भी लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग नोट नंबर 6 में देखते हैं। जैसे कि जो इस पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं, यदि वो पॉइंट लाइन पर ही हो, वायर पर ही हो, जैसे कि ये मेरा वायर है mn, और ये पॉइंट P यहां पर हो या यहां पर हो, E1, और यहां पर ये E2 है। तो इफ पॉइंट P1, या P ही रहने देते हैं, एक ही नाम रखते हैं, पॉइंट P इज along the straight current wire, या करंट कैरिंग वायर। तो जो थीटा आपका एंगल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और आर के बीच। तो पॉइंट यहां पर है, तो ये यहां पर करंट एलिमेंट आप मान लीजिए।
तो यहां से आर यही हो गया, करंट एलिमेंट भी वही हो गया, तो एंगल 0 हो गया, तो फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अपने वायर पर फील्ड नहीं बनाते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, या उस यदि पॉइंट वो वायर के अलॉन्ग है तो भी वहां फील्ड 0 होगा। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नोट नंबर 7 की चर्चा करते हैं हम लोग, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए आप ये वाला कांस्टेंट पढ़े हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 9 × 10⁹, ठीक, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। ये आपको ध्यान में है ना, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यही वाला के है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक। ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पर एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या होता है, EPSILON, एप्सिलॉन क्या है, परमियाबिलिटी नहीं, परमिटिविटी है, परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, माने प्योर, जिसका वैल्यू पता है, जो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, जैसे कि परमिटिविटी से ये पता चलता है कि किसी मटेरियल का परमिटिविटी से आपको पता चलेगा कि उस मटेरियल में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी आ सकता है। यदि परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे दो कैपेसिटर प्लेट के बीच यदि परमिटिविटी रहेगा, कोई मटेरियल हम लोग डाल देंगे तो उसका परमिटिविटी के टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो परमिटिविटी कम है मतलब उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की क्षमता कम होगी, परमिटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा होगी। इससे एक चीज और आपको पता चलेगा कि परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब होगा कि एक्सटर्नल फील्ड से वो उतना ज्यादा पोलराइज होगा। यदि परमिटिविटी किसी मटेरियल का कम है तो उसमें पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और परमिटिविटी से यही पता चलेगा कि किसी मटेरियल का यदि परमिटिविटी ज्यादा है तो उसमें जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगा वो कम बन जाएगा, क्योंकि उसमें पोलराइज फील्ड ज्यादा बनेगा। आपको ध्यान में आ रहा है ना, जैसे कि ये एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल, और यहां पर कोई मटेरियल डालते हैं, यदि इसका परमिटिविटी ज्यादा है तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब इसमें इंड्यूस फील्ड ज्यादा बनेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करना परमिटिविटी और परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी होता है कि मैग्नेटिक लाइंस को पार होने देना, परमिटिविटी होता है कि कितना वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अपोज करेगा, या कितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को रख सकता है, या कितना ज्यादा वो किसी मेटल का कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता है, या कितना ज्यादा वो पोलराइज कर सकता है, ये सब पता चलता है। और यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट आप पढ़े हैं, और मैग्नेटिज्म में ये यूनिट बार बार आपके पास आएगा, μ/4π, और इसका वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही था ना, या वेबर पर मीटर पर एम्पियर, दोनों यूनिट हम मैं लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब यहां पर इस दोनों चीज को हम लोग ये वाला और ये वाला इसको मल्टीप्लाई करें ना, एक यूनिट आपका, एक कांस्टेंट आपका म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में जो आ रहा है, और दूसरा कांस्टेंट आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये पोलराइजेशन मेजर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये कितना मैग्नेटाइज होगा वो मेजर करेगा। ध्यान रखिएगा, आप इसे लिख लें अपना कॉपी में, it measures how much the material can be polarized by the external electric field. It measures how much the material can be magnetized from the external magnetic field. This is from external electric field,
एंड दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये ज्यादा है मतलब मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, ये ज्यादा है मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइज हो जाना मतलब इंड्यूस फील्ड अंदर में मटेरियल का बन जाना। खैर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये है आपका म्यू नॉट का वैल्यू पहले आप बोलो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलो आप लोग, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। 4 पाई कैंसिल, ऐसा यूनिट में दोनों लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट लिखने का। ये 1/9 इंटू 10⁻9 है, 9 और नीचे जाएगा तो प्लस 7 और 9 16। इसे आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, और आप जानते हैं ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है 1/c²। तो आप इसे याद रखेंगे बच्चों, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/c²। बड़े काम का चीज है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ मैं आपको यहाँ एक और इक्वेशन लिख देता हूँ बायोट-सेवर्ट के नाम पर। म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r²। तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1/c² इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल्सो बायोट-सेवर्ट लॉ। यहाँ cs का मैं साइड में कर दूं क्या, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। बायोट-सेवर्ट यदि एग्जाम में आते हैं आपको सिर्फ इतना लिखना है कि बायोट-सेवर्ट लॉ dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r², where dv is the magnetic field due to current element IDL at point P to a distance r from IDL. R is the line joining from IDL to point P. पूरा इतिहास नहीं लिखना है। चलिए एक और नोट हम लोग लिख सकते हैं, द बायोट-सेवर्ट ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, द बायोट-सेवर्ट लॉ कैन ऑल्सो बी रिटन, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज dh इक्वल टू, जहां वो म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो म्यू नॉट बाई छोड़ देना है आपको, 1/4 पाई आई dl sin थीटा बाई r²। ये DH भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसे आपके बुक में इसका नाम रखा गया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो DH है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्योर मैग्नेटिक फील्ड है जो सोर्स बनाता है, और जो dB हम लिखते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल में तो वो कुछ फील्ड खर्च हो जाता है ना उसको मैग्नेटाइज करने में। तो ये सब चर्चा तो खैर बाद में होगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बायोट-सेवर्ट याद दिला देता हूँ कि बायोट-सेवर्ट लॉ जो है वो यूज होता है करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, ठीक है। बायोट-सेवर्ट क्या है भैया, तो सिर्फ इतना बोलना है dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r²। आई dl करंट एलिमेंट है, r क्या है, आई dl से लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट P का जहां फील्ड निकालना है, और थीटा आई dl और r के बीच का एंगल है। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। अब अपनी समझ को थोड़ा परखने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, जैसे कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। y एक्सिस में ये करंट जो है 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ऑफ कोर्स ये वायर है, ये एक वायर है। यहां पर हम लोग एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते हैं I dl। ये जो dl है, ये जो dl लेंथ है, ये मैं आपको 2 सेंटीमीटर दे रहा हूं। ये आपका पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है ये मैं आपको 4 सेंटीमीटर दे रहा हूं, या 4 सेंटीमीटर, हाँ ये मैं आपको कितना दे दूं, 1 सेंटीमीटर चलिए दे देता हूं। तो ये लाइन ज्वाइनिंग आपका R हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट P पर फील्ड निकालो, तो द मैग्नेटिक फील्ड
at point P equal to question mark due to current element IDL equal to question mark। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? आपका क्या इक्वेशन है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आप कैलकुलेट करो पहले, आसान है बिल्कुल। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 का पावर -7 हो गया। करंट 2 एम्पियर है। डीएल स्मॉल सेक्शन है, चलेगा इक्वेशन। 2 सेंटीमीटर है। थीटा क्या है? एंगल है। आई डी एल आर के बीच 90 डिग्री है। और आर कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लो। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 टू जा 4 हो गया। 10 का पावर -5 टेस्ला। आप देख लेना, कुछ मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन 1 है। अब मैं एक क्वेश्चन 2 देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन 2 चलिए। क्वेश्चन 2 में बच्चों ये आपका वायर, इस बार ये करंट आपको मैं दे देता हूं 3 एम्पियर का ये करंट है। और यहां पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला AB। ये AB जो स्मॉल लेंथ है वायर का, ये मैं आपको 2 सेंटीमीटर दे देता हूं। और पॉइंट P आपका यहां पर है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैग्नेटिक फील्ड एट P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। करेंट आपका इसी तरफ है और पॉइंट भी इसी पर है। तो जब भी करंट के लाइन में पॉइंट होता है या उसके आगे या पीछे हो तो फील्ड बनता ही नहीं है, फील्ड 0 बनेगा। तो यहाँ पर है आई डी एल साइन 0 बाई आर स्क्वायर। तो साइन 0 तो 0 होता है ना, फील्ड 0 बना। आसान है। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां पर आपका ये आइडियल आपको मैं दिखा देता हूं। ये पॉइंट P है। डिस्टेंस आपका, चलिए यहां से हम R दे देते हैं, यहीं पर ले लेते हैं DL, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट P पर जो फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन बताइए। तो करंट कैरिंग वायर ये है आपका। तो आप डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। करंट के डायरेक्शन में आपको अंगूठा रखना है। ये 4 फिंगर आपको मैग्नेटिक लाइंस देंगे, है ना। तो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है? अंदर है, इनवर्ड है। तो पॉइंट P पर इनवर्ड किसको बोलते हैं हम लोग? ये -z एक्सिस में। तो द डायरेक्शन ऑफ dB हम लोग को निकालना है। द डायरेक्शन ऑफ dB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या है dB का डायरेक्शन? अलोंग -z एक्सिस। आंसर क्या है? अलोंग -z एक्सिस, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। म्यू नॉट बाई 4 पाई, फॉर्मूला वेक्टर में क्या होता है? आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब होता है ना। तो यहाँ आई डी एल का डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस है। तो इसको आप क्या लिखिएगा? जे क्या। आर का डायरेक्शन क्या है? आई क्या। तो जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के होता है ना। ये आई, ये जे, ये के। तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो डायरेक्शन इज अलोंग -z एक्सिस, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां पर ये एक वायर ले लेते हैं, सर्कुलर वायर। इसमें करंट आपका I है, ये आपका सेंटर है पॉइंट P, इसका रेडियस R है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
इसको रेडियस को ए मान लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, जबकि सेंटर है, ये क्या है, सेंटर इन द गिवन सर्कल, इन द गिवन सर्कल। क्वेश्चन पूरा आप लिख लेंगे, इन द गिवन सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर क्वेश्चन है। तो बायोट सेवार्ट जो है, जैसा कि आप जानते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है ना बाबू। तो यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला ये भी मान लेते हैं, ये आपका आइडियल है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर को ओ कर देते हैं, एट ओ ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट इज कितना होगा, डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। तो थीटा कितना है, एंगल बिटवीन आईडीएल और आर, तो आईडीएल ये है ना, आर ये है, तो एंगल 90 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस का, डिस्टेंस आपका ये है, साइन 90 तो 1 हो गया, ठीक है, साइन 90 आपका 1 हो गया, ये हो गया। अब ये सारा करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल ऐसे यूज किया जाता है कि करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली घुमाइए, तो अंगूठा जो है ना, अंगूठा वो आपको फील्ड देगा। स्ट्रेट वायर में अंगूठा करंट है और चारों उंगली फील्ड है, या उल्टा है। सर्कुलर में ये जो करंट है ना, ये 4 फिंगर हो जाएगा और अंगूठा हो जाएगा फील्ड, तो फील्ड आपका आउटवर्ड है, बाहर की ओर। तो नेट फील्ड जो है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसे आप बाहर निकाल लीजिए, आई भी कांस्टेंट है, यहाँ पर रेडियस भी कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सारा डीएल को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर, सर्कमफेरेंस होगा ना 2 पाई ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का भी निकाल सकते हैं। ये सब लोग नेक्स्ट क्लास में, ये टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी क्वेश्चन के तौर पर आपको सिखाने के लिए हम समझाएं। तो ठीक है, बायोट सेवार्ट लॉ हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोट सेवार्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।